जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए पहले प्रश्न के साथ में आज के इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न यही है कि विश्व समुद्री दिवस यानी कि वर्ल्ड मेरीटाइम डे कब मनाया जाता है। तो ये दिवस इस बार हमारा मनाया गया है 24 सितंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब इसके नाम में आपको मिलेगा समुद्र, तो इसी से आप रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें इन समुद्र का काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। अब योगदान किस प्रकार से होता है? जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के बीच में व्यापार होता है उनमें से 80% जो व्यापार है वह आपके समुद्र के रास्ते ही होता है। तो इसीलिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो हमारे सागरों या महासागरों का महत्व है उसी को चिन्हित करने के लिए 24 सितंबर को इस बार विश्व समुद्री दिवस मनाया गया है। अब आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ष 24 सितंबर को ही विश्व समुद्री दिवस नहीं होता है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण यह है कि यह जो दिवस है सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है, यानी कि जो हमारा बृहस्पतिवार है उस दिन इस दिवस को मनाया जाता है। बाकी अगर हम लोग थीम की बात करते हैं तो थीम इसकी है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लानेट, ये इसकी थीम है। और मैंने आपको बता ही दिया कि 80% व्यापार समुद्र के रास्ते ही होता है, तो आपको इस दिवस के बारे में ध्यान रखना है। वैसे अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन की बात करते हैं तो उसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा लंदन में। फेड कप, जिसका नया नाम विली जीन किंग कप रखा गया, किस खेल से संबंधित एक टूर्नामेंट है? तो ये टूर्नामेंट आपका संबंधित है टेनिस से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर पता होना चाहिए विली जीन किंग के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं विली जीन किंग को, और ये अमेरिका की पूर्व टेनिस खिलाड़ी रह चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर विली जीन किंग की बात करते हैं तो महिलाओं के अधिकारों को लेकर के काफ़ी समय तक इन्होंने कार्य किया है, और इसीलिए इनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा इस टूर्नामेंट का नाम विली जीन किंग कप रखा गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा फेड कप होता है इसमें मुख्य रूप से देश पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि यहाँ पर खिलाड़ी कोई विजयी नहीं होता है, बल्कि वह जिस देश से शामिल होता है वह देश यहाँ पर विजयी होता है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि अब जो ये विली जीन किंग कप होगा इसमें जो भी विजेता देश होगा उसको दी जाने वाली पुरस्कार राशि को बढ़ा करके $12 मिलियन कर दिया गया है। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसके अलावा इसकी जो पीडीएफ है वह आपको kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो जहां से आपको सुविधा लगे वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति इस समय बहुत ही ज़्यादा खराब है। मैं टेलीग्राम पर इस समय जो क्विज पूछता हूँ वो लगभग एक दिन पहले के प्रश्न होते हैं, और उसमें भी 20 से 25%, किसी किसी क्वेश्चन में 50% लोग ही होते हैं जो उन क्विज का सही उत्तर देते हैं। कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो क्विज को देखते हैं और वहाँ पर उत्तर ही नहीं देते हैं। देखिए आप कब तक भागेंगे? अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपकी पढ़ाई इस प्रकार से है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बिल्कुल आप अपनी तैयारी को छोड़िए और कोई अन्य विकल्प चूज कर लीजिए। वैसे भी जितने फॉर्म पढ़ते हैं उसमें से लगभग आप कह सकते हैं कि 1 से 2% सीटें होती हैं, और उसमें भी आपकी तैयारी अगर इस प्रकार से रहेगी तो फिर आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, बल्कि अपने जीवन के 4-5 साल बर्बाद भी करेंगे और उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इन चीज़ों को मैंने काफ़ी अच्छे से देखा है, और ये लोग जो पीडीएफ इकट्ठा करते हैं उनको भी मैं बता दूं कि कभी भी पीडीएफ इकट्ठा करने वाले सेलेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि रीजन ये है कि आपके पास में एक समय में इतने सारे पीडीएफ हो जाएंगे कि आप उनको पढ़ना ही पसंद नहीं करेंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा पीडीएफ हमें पढ़ना है। तो बेहतर यही होगा कि अगर आप सफलता चाहते हैं तो 1-2 साल बेहतर तरीके से तैयारी करिए और कोशिश करिए कि आप नोट्स बनाएं। नोट्स बनाएंगे तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मेरा काम है कहना, आपका काम है मानना या ना मानना। जो भी आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में किस बैंक ने अपनी तरह का पहला कॉन्टैक्टलेस डिजिटल सुविधा सेफ पे को लॉन्च किया है?
तो ये लॉन्च किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये सुविधा है क्या? आपने देखा होगा कि पिछले 1 या 2 सालों से जो हमारे नए ATM कार्ड आ गए हैं उनमें इस प्रकार से आपको एक छोटी सी चिप मिलती है। तो ये जो हमारी चिप होती है इसमें फ़ायदा ये हो गया है कि अब अगर आप किसी भी पॉस मशीन के पास जाते हैं, यानी कि जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होता है, जैसे कि आपको कई सारे स्थानों पे मिल जाएगा, मॉल वगैरह में अक्सर मिलता है, तो यहाँ पर आपको पहले कार्ड को स्वाइप करना पड़ता था। लेकिन अब जब ये टेक्निक आ गई तो आप इसके पास ले जाएंगे और ये आसानी से इसको कैच कर लेगा। अब इससे भी एक कदम आगे IDFC फर्स्ट बैंक ने एक नई सुविधा लॉन्च की है। इनका जो मोबाइल ऐप है उसमें आप अपने डेबिट कार्ड का डिटेल डाल देंगे और आपके उस ऐप के माध्यम से यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल मशीन के पास में पेमेंट किया जा सकता है। तो इस सुविधा को शुरू किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। और ये जो हमारी तकनीक होती है इसके बारे में भी ध्यान रखना है, खास तौर पे जो लोग बैंकिंग के एस्पायरेंट हैं। इसे कहा जाता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक, जिस पे ये आधारित होता है। तो अधिकतम 2,000 रुपये का भुगतान यहाँ पर किया जा सकता है एक बार में, और एक दिन में अधिकतम 20,000 रुपये के भुगतान की सुविधा मिलेगी। बाकी IDFC मुख्यालय इसका मुंबई में है और MD CEO है B वैद्यनाथन। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2020 के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय शामिल हुए? तो यहाँ पर शामिल हुए 4 भारतीय। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो एक तो हमारे हैं PM नरेंद्र मोदी, जिनको IG नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अभिनेता आयुष्मान खुराना है। बिल्किस, इनका नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हो रहा था CAA को लेकर के, उसमें ये बिल्किस दादी शामिल थी। इनकी एज थी 42 वर्ष और इस एज में इन्होंने लगातार इस प्रदर्शन में शामिल रही थी और इसीलिए यहाँ पर टाइम पत्रिका के द्वारा प्रभावशाली लोगों की सूची में इन्हें शामिल किया गया है। बाकी एक हमारे NRI डॉक्टर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता, इनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि PM नरेंद्र मोदी PM बनने के बाद में चौथी बार इसमें शामिल हुए हैं। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना को लॉन्च किया? तो ये योजना लॉन्च किया है असम राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन C करेक्ट होगा। अब ये योजना है क्या? तो आपको ध्यान रखना है कि जो असम राज्य के CM हैं, क्या नाम है इनका? सर्बानंदा सोनोवाल जी। इनके द्वारा ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत की गई है और इसी का नाम है मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी। शायद ये असमी भाषा का नाम है और इसके अंतर्गत एक गांव के एक व्यक्ति को मोटर वाहन खरीदने के लिए 25% या फिर 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और योजना का जो पहला चरण है इसके लिए 100 करोड़ के बजट का आवंटन किया गया है और लगभग राज्य के 10,000 गाँवों को यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि गाँव होगा, गाँव में किसी एक लाभार्थी का चयन किया जाएगा और अगर वह मोटर व्हीकल खरीदने का इच्छुक है तो फिर उसको 25% या फिर 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। बाकी असम के बारे में कुछ अन्य चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए अरुणोदय योजना इन्होंने शुरू की। टेरी के द्वारा यानी कि द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा गुवाहाटी शहर में बाढ़ पूर्वानुमान चेतावनी प्रणाली लगाई गई। ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत के सबसे बड़े नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया। जो हमारा अप्सा कानून है, जिसे हम लोग कहते हैं सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, इसको 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत राजस्थान के साथ में इसकी टैगिंग हुई है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, जो कि इनकी एक फ्लैगशिप स्कीम थी, इसको फिर से इन्होंने शुरू किया है। शॉर्ट फॉर्म इसका है स्वयं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी महिला आत्मनिर्भरता प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं। और दीन पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ का एक राष्ट्रीय पार्क बनेगा, ऐसा राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी राजधानी आपको दिसपुर में मिल जाएगी। जगदीश मुखी यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल। सितंबर 2020 में किस राज्य में भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क की स्थापना के लिए आधारशिला रखी गई? तो ये आधारशिला रखी गई है केरल राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो केरल के CM कौन है? पिनरई विजयन जी। इन्हीं के द्वारा केरल की राजधानी में भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क की स्थापना के लिए आधारशिला रखी गई है।
तो नाम में इसके आप देख सकते हैं चिकित्सा उपकरण पार्क, यानी कि ऐसी डिवाइसेज जो कि हमारे मेडिकल पर्पस के लिए यूज की जाती हैं, उन सभी का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में शोध और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे टेक्नोलॉजी पर आधारित इनोवेशन है उसको भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। केरल की बात करते हैं तो अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्यमी विकास प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। ड्रैगन फ्लाई त्यौहार है जिसका नाम है थुम्बी महोत्सवम, इसका आयोजन हुआ। पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा प्रतीक्षा यहाँ पर लॉन्च की गई। पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की स्थापना की गई। कोच्चि में चौथे वैश्विक आयुर्वेद फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ओणम नाम का यहाँ पर त्यौहार मनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री जो है यहाँ की के शैलजा, ये प्रोस्पेक्ट्स मैगजीन के द्वारा कोविड-19 के शीर्ष विचारक भी चुनी गई। बाकी तिरंगा पहल भी यहाँ पर शुरू की गई थी कोविड-19 के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर योद्धाओं नाम का ऐप भी लॉन्च किया गया था। और कोचीन में ही यहाँ पर इंटरनेशनल सी फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी राजधानी तो आपके तिरुवनंतपुरम में ही है। आरिफ मोहम्मद खान जी यहाँ के क्या हैं, वो राज्यपाल हैं। और पिनरई विजयन जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से हैं, वह यहाँ के हैं सीएम। किस राज्य की सरकार ने यूरोपीय संघ के देशों के सहयोग से 2 ग्रीन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा यहाँ पर 2 ग्रीन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। अब इसमें यूरोपीय संघ के साथ साथ जो भी यूरोपीय संघ के देश हैं जैसे कि जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, इनके द्वारा भी सहयोग किया गया है। तो 2 प्रकार की स्कीम है। एक तो हमारी है वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो इसमें सहायता की है नीदरलैंड ने, और ये आपके 3 मिलियन यूरो की एक स्कीम है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, जो हमारा कूड़ा प्रबंधन है उसको किया जाएगा और सतत विकास के जो भी प्रोजेक्ट होंगे उनको यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत राज्य में सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी और इसमें पश्चिम बंगाल का सहयोग किया है जर्मनी देश ने। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो राजधानी इसकी कोलकाता में तो मिल ही जाएगी आपको। राज्यपाल है जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। लोकसभा में 42 सीटें, राज्यसभा में है 16 सीटें, विधानसभा में 294 सीटें और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं टीबी राधाकृष्णन। उच्च न्यायालय यहाँ का है कोलकाता में। राष्ट्रीय पार्क बक्सा, सिंगलीला, जलदपारा, न्योरा घाटी, गोरुमारा और सुंदरवन में है। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो बक्सा और सुंदरवन 2 टाइगर रिजर्व हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो वह भी आपको सुंदरवन में मिल जाएगा, यानी कि सुंदरवन यहाँ का बायोस्फीयर रिजर्व भी है। मंदिर आपको मिलेगा 1 प्रमुख दक्षिणेश्वर काली। पक्षी विहार आपको मिलेंगे 2, एक है कुलिक, एक है चिंतामणि कर बायोस्फीयर रिजर्व। एलिफेंट रिजर्व आपको मिलेगा मयूर झरना और पूर्वी द्वार। इसके अलावा 2 रामसर स्थल भी आपको मिल जाएंगे जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं, तो ये आपको मिलेंगे पूर्वी कोलकाता और सुंदरवन में। बाकी कुछ अन्य चीजें जान लेते हैं पश्चिम बंगाल से। CSRI CMERI के द्वारा दुर्गापुर में दुनिया के सबसे बड़े सोलर ब्रिज का निर्माण किया गया। सोलर ब्रिज का मतलब है एक ऐसा ब्रिज के समान संरचना जिसके ऊपर सोलर प्लेट लगाए गए हैं। सिस्टोमेट ग्रेसलेस नाम की एक मछली की गंगा नदी में यहाँ पर खोज हुई। कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की गई बेरोजगारों को ऋण देने के लिए। मुद्रा योजना में महिलाओं को ऋण देने के मामले में ये राज्य महाराष्ट्र के बाद में दूसरे स्थान पर रहा था। स्नेहर पोरोस और प्रोचेस्ता योजना की यहाँ पर शुरुआत की गई। प्रवासी मजदूरों के लिए एग्जिट ऐप को लॉन्च किया गया। मत्स्य पालन और बागवानी के लिए मातृ स्मृति योजना को लॉन्च किया गया और कर्मभूमि नौकरी पोर्टल की भी यहाँ पर शुरुआत की गई है। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कारों के लिए दी जाने वाली पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितने डॉलर किया गया है? तो ये जो पुरस्कार राशि है नोबेल पुरस्कारों की स्थापना के बाद में 5वीं या 6ठी बार बढ़ाई गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी यानी कि 1,10,000 रुपए 10,000 डॉलर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब नोबेल पुरस्कारों के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना भी चुका हूँ, आप लोग चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने सारी जानकारी दी है। फिलहाल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि एक हमारे थे स्वीडन के वैज्ञानिक जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबल, इन्हीं के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। तो इन्हीं के द्वारा जब अपनी वसीयत लिखी गई तो उसमें इनका जो धन था वो बाकी इन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों को दिया, अपने खानदान के लोगों को दिया, बाकी जो बचा हुआ पैसा था उसको इन्होंने फिक्स कर दिया था और उसी के साथ में
1900 में नोबल फाउंडेशन की स्थापना की गई और फिर 1901 से विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान किया गया था उनके लिए नोबल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। तो जब ये शुरू हुआ था तब विजेता को 1.5 लाख स्वीडिश क्रोना मिलता था। बाद में इसे 1981 में बढ़ा करके 9 मिलियन स्वीडिश क्रोना कर दिया गया। फिर इसको बढ़ाया गया था 2002 के आसपास, फिर 2012 में इसको कम कर दिया गया, 2017 में फिर बढ़ाया गया और फाइनली अब जाकर के इसको 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना किया गया है, जिसका मतलब है $1,10,000। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो भी विजेता होते हैं उनको इस राशि के साथ साथ, यानी कि ये जो नगद राशि है इसके साथ साथ 200 ग्राम के सोने का पदक दिया जाता है और एक साइटेशन यानी कि प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। सितंबर 2020 में किस राज्य के कृषि भवन को 10वें वार्षिक एजेड अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है आपके उड़ीसा राज्य को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो उड़ीसा राज्य में एक आपका विभाग है जिसका नाम है कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग। अब इस विभाग के द्वारा उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर में, तो वहाँ पर 1200 वर्ग किलोमीटर में एक कृषि भवन का विकास किया गया। अब यह कृषि भवन खास क्यों है? क्योंकि यह जो कृषि भवन था वह इक्कत साड़ी के पैटर्न पर और जो भी उड़ीसा राज्य की सांस्कृतिक विरासत है उसके ऊपर आधारित करके बनाया गया था। यानी कि यहाँ का जो आर्किटेक्चर था वह काफ़ी शानदार रहा था और इसीलिए 10वें वार्षिक एजेड अवार्ड्स में सोशल गुड्स श्रेणी में इसे पीपल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और बात करते हैं इस पुरस्कार की, तो एज्योर जो कि एक मीडिया ब्रांड है उसके द्वारा 2011 में जो भी हमारे समकालीन वास्तुकला हैं या फिर डिजाइन हैं उनके लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो उड़ीसा की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर में आपको मिल जाएगी। राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, बीजू जनता दल के, लोकसभा में 21, राज्यसभा में 10, विधानसभा में 147 सीटें हैं। उच्च न्यायालय आपका है कटक में और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं मोहम्मद रफीक। राष्ट्रीय पार्क आपको 2 मिलेंगे, सिमलीपल और भीतरकनिका। टाइगर रिजर्व आपको 2 मिलेंगे, सिमलीपल और सतकोसिया। बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिलेगा सिमलीपल में। इसके अलावा मंदिर आपको कई सारे मिल जाएंगे जैसे कि लिंगराज है, जगन्नाथपुरी है, कोणार्क सन मंदिर या फिर इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, गुदिंचा है, मुक्तेश्वर है और आपका है ब्रह्मेश्वर। एलिफेंट रिजर्व आपको 3 मिल जाएंगे, संबलपुर, मयूरभंज और महानदी। 2 आपको यहाँ पर रामसर स्थल भी मिलेंगे, एक है चिल्का झील और एक है भीतरकनिका मैंग्रोव। सितंबर 2020 में पहली राफेल महिला फाइटर पायलट के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा हुई है? तो पहली महिला राफेल फाइटर पायलट बन जाएंगी हमारी शिवांगी सिंह। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब राफेल जेट के बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा ही होगा और फिलहाल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रांस की एक कंपनी है दसाल्ट एविएशन जिसके द्वारा राफेल जेट विमानों का निर्माण किया जाता है और अभी जुलाई महीने में भारत को 5 राफेल विमान मिले थे और बाकी आपने मीडिया वालों को देखा ही होगा कि किस प्रकार से वो लोग बैठ बैठ के उड़ा ही लिए थे राफेल को अपने न्यूज रूम में ही। तो अंबाला एयरफोर्स में जो आपका 17 स्क्वाड्रन है जिसे हम लोग गोल्डन एरोज के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इस राफेल जेट विमान के पहले जत्थे को शामिल किया गया था, यानी कि इन विमानों को शामिल किया गया था। तो अब एक नाम है शिवांगी सिंह का जो कि वर्तमान में कन्वर्जिंग ट्रेनिंग पर हैं, यानी कि इनकी ट्रेनिंग चल रही है और जब इनकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी तो वह फिर अंबाला में जाकर के राफेल महिला फाइटर पायलट के रूप में इसको ज्वाइन कर लेंगी। यहाँ पर आपको बिहार की शिवांगी से कंफ्यूज नहीं करना है। बिहार वाली जो शिवांगी है ये 2019 दिसंबर माह में हमारे नौसेना की पहली महिला पायलट बनी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी रीति सिंह और कुमुदनी त्यागी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो हमारा हेलीकॉप्टर वाला है उसमें ये पहली इतिहास की पायलट बनी है और खुशी चिंदालिया इनको यूनिप ने अपने क्षेत्रीय एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। 23 सितंबर 2020 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यहाँ पर इन्होंने स्थापना दिवस मनाया है अपना 46वां। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 22 सितंबर 1974 को इसकी स्थापना हुई थी और ये हमारे वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक निकाय है। तो काम इसका क्या होता है?
तो काम इसका होता है कि जो भी पर्यावरण से संबंधित शोध हैं उनको देखना, इससे संबंधित चीज़ों की निगरानी करना और जो भी कानून है पर्यावरण से संबंधित उनको रेगुलेट करना। तो ये इसके काम है। इसके कार्यकारी अध्यक्ष इसी वर्ष बने थे शिवदास मीना। डीन जोन्स, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस खेल से संबंधित थे? तो ये आपके संबंधित थे क्रिकेट से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्व बल्लेबाज रह चुके हैं, प्रसिद्ध कमेंटेटर भी ये रह चुके हैं और 52 टेस्ट और 164 एक दिवसीय मैच खेला था। तो फिलहाल आप ये ध्यान रखिएगा, डीन जोन्स क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया देश के हैं नहीं थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं, जैसे कि बाह एंडा ये माली देश के नए अंतरिम राष्ट्रपति बन गए हैं। सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले स्नो लेपर्ड के नाम से मशहूर अंगरीता शेरपा का अभी निधन हो गया है। राजस्थान की सरकार के द्वारा एक योजना को मंजूरी दी गई है जिसका नाम है मोक्ष कलश योजना 2020। अब इस योजना के अंतर्गत होगा क्या, जैसे हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि अगर किसी की जो अस्थियां हैं उसको गंगा में विसर्जित किया जाता है तो उसको सीधे स्वर्ग मिलता है। तो इसीलिए राजस्थान की सरकार के द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति के परिवार में डेथ हुई है और वह अस्थियों को विसर्जित करना चाहता है तो 2 व्यक्तियों को यहाँ पर हरिद्वार के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी जिससे वह अस्थियों को विसर्जित कर सकें। एक विमानन कंपनी है जिसका नाम है एयरबस। तो ये आपके नीदरलैंड की कंपनी है। इन्होंने ये कहा है कि हम लोग 2035 तक दुनिया के पहले हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले विमान का निर्माण कर देंगे। और अभी एडवेंचर पर्यटन के लिए उत्तराखंड की सरकार के द्वारा ITBP के साथ में समझौता किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी कल मैंने आपसे पूछा ही था IG नोबेल पुरस्कारों के बारे में, तो ये पुरस्कार मिला है नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा अन्य 8 नेताओं को भी मिला है। इनके साथ मिला करके 9 नेताओं को मिला है और सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये पुरस्कार मिला था। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, भारत की पहली वाणिज्यिक स्वदेशी कंपोजिट सोनार डोम को किस युद्धपोत के साथ में जोड़ा जाएगा? तो ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। बाकी शाम को रिवीजन वाली वीडियो आपको मिल सकती है या फिर जो भी 2020 में समिति का गठन किया गया उनकी वीडियो आपको मिलेगी। और एक बात बता दूं कि मैं देखिए बहुत सारी वीडियो नहीं बना सकता हूं क्योंकि ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही मैं बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर देना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपके लिए बेहतर वीडियो हैं उनको मैं आपको प्रोवाइड कर दिया करूँगा। बाकी अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं दूसरी वीडियो ला पाऊँगा, क्योंकि मेरे ऊपर भी इस समय फैमिली का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। तो आप ये समझिए कि मैं बस आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ अपने रिस्क के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।